हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। तो इसके पीछे वाली वीडियोस में हमने नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। इसके हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। चलिए उसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स इज एन एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। इसका मतलब क्या है कि स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे फैक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। किसी हम एक सिंगल फिगर को काउंट नहीं करते हैं, इसमें सीरीज ऑफ फिगर्स का कॉम्बिनेशन होता है। अलग अलग फैक्ट्स को मिलाकर चीजों को एनालिसिस किया जाता है। सेकेंड वन इज स्टैटिस्टिक्स इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। इसका मतलब है स्टैटिस्टिक्स को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, कोई भी जैसे क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होती है, जैसे कि गुड, बैड और एक्सीलेंट, ऐसी चीजों का इसमें यूज नहीं करते हैं। जो भी हमारे पास डाटा होता है वो नंबर की फॉर्म में होता है। तो क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन से हम एग्जैक्ट कोई वैल्यू का कोई आइडिया नहीं पता लगा सकते, क्योंकि किसी भी पर्सन के लिए, पर्सन टू पर्सन, जो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होती है वो सभी के लिए अलग होती है। क्या पता किसी चीज के लिए कोई चीज गुड हो, किसी के लिए बैड हो। तो इसलिए हम स्टैटिस्टिक्स में इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं, मींस क्वांटिटेटिव टर्म लेते हैं, ना कि क्वालिटेटिव। थर्ड वन इज स्टैटिस्टिक्स इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। देखिए, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कॉजेस होते हैं जिससे जो हमारा डाटा है, जो हमारा रिजल्ट है, वो अफेक्ट हो सकता है। सो ये इसका थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। तो देखिए, इसको एक सिस्टमैटिक मैनर में स्टैटिस्टिक्स का डाटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ कैसे हम सिस्टमैटिक वे में चलते हैं। तो सबसे पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, और फिर डाटा का इंटरप्रिटेशन करते हैं, और फिर एक फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। अगर हम ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, अगर एक हम सिस्टमैटिक मैनर में नहीं चलेंगे, तो हमारा जो कंक्लूजन है वो गलत हो सकता है। मीन्स जो चीज हमें चाहिए वो एग्जैक्ट हमें नहीं मिलेगी। सो फिफ्थ इज स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। देखिए, जब भी हम स्टैटिस्टिकल डाटा को एनालाइज करते हैं तो हमारा एक पर्पस होता है, हमारा एक एम होता है, जो कि हम उसको पूरा करते हैं डाटा को कलेक्ट करके। तो इसलिए तो सबसे पहले तो अगर हमारा कोई एम नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो डाटा कलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए जो स्टैटिस्टिक्स है ये कलेक्शन है डिटरमाइंड, प्री डिटरमाइंड पर्पसेस का। क्यों? कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट इज स्टैटिस्टिक्स इज एस्टिमेटेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें एस्टिमेशन का भी काम होता है। कभी भी हमारे पास, जैसे कि अगर हमारे पास एक क्लास में कुछ बच्चों को काउंट करना है, तो हम उनको इजीली काउंट कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन अगर जैसे कोई रैली है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई रैली है, तो उसके लिए अगर हमें हर एक इंडिविजुअल को काउंट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम हर एक को काउंट नहीं कर सकते हैं ऐसे। इसलिए हम एस्टिमेशन लगाते हैं कि जैसे 10,000 पीपल ने रैली अटेंड की। इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्टली 10,000 है। इसका मतलब क्या है कि 10,000 में 100 प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो ऊपर नीचे तो हो ही सकता है। तो ये है एस्टिमेशन। सेवेंथ, स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। तो देखिए, जब भी हम चीजों को, डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो हर एक चीज में रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम, अगर हमें वेट ऑफ एलिफेंट हम कंपेयर कर रहे हैं वेट ऑफ ह्यूमन बींग्स के साथ, तो ये हमारा जो डाटा होगा वो गलत होगा। सो एक रिलेशन होना चाहिए कि चीजों को हम उसमें कंपेयर कर सकें और उसका डाटा एग्जैक्टली कलेक्ट कर सकें। एट्थ वन इज स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। हमने ये देखा कि स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। तो ये थे इसके कुछ आपके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसके साथ ही हमने देखा फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट हमने देखा इट प्रेजेंट फैक्ट्स इन अ डेफिनाइट फॉर्म। तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमारे फैक्ट्स को एक डेफिनाइट फॉर्म में प्रेजेंट करता है। मींस हम चीजों को क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट लेते हैं, ना कि क्वालिटेटिव। नेक्स्ट, सेकंड, इट सिंप्लीफाइज मास फिगर। ये बड़े बड़े फिगर को इजिली
हमें सिंप्लीफाई कर देता है। थर्ड, इट फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। देखिए चीज़ों को कंपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है जब हम स्टैटिस्टिकल डाटा को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस। देखिए हमारे जो भी हाइपोथेसिस है उसको फॉर्मुलेट करने में, उसको बनाने में, उसको टेस्ट करने में स्टैटिस्टिकल डाटा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इनका काफ़ी ज़्यादा ये मतलब कि हमारा रिजल्ट जो है इनकी वजह से काफ़ी अच्छा होता है। फिफ्थ, इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन। जब भी हमें कोई प्रिडिक्शन करनी होती है तो हम स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स इन ड्राइंग इन्फरेंसेस। तो कोई भी इन्फ्रेंस ड्रॉ करना होता है तो हम स्टैटिस्टिकल टूल का हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद हमने देखा स्टेजेस इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। इसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं जिसको हमको फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट है आपका कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को हम कलेक्ट करते हैं। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। डाटा को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। थर्ड, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाता है। देन एनालिसिस ऑफ डाटा। डाटा को एनालाइज किया जाता है। अभी एनालिसिस में भी दो हमारे टाइप होते हैं इसके, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और लास्ट स्टेज है इसका इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। तो हम डाटा का लास्ट में इंटरप्रिटेशन करते हैं और लास्ट में एक कंक्लूजन तक, एक अब हमारे रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो ये है आपका स्टेजेस इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट देखिए परसेंटेज। हमने ये भी देखा परसेंटेज, परसेंटेज का क्या यूज है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो इसमें हमने देखा कि परसेंटेज को कैसे डिनोट करते हैं, इसकी एब्रीवेशन क्या है, इसको हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे 45% इक्वल होता है आपके 45/100 के, जो आंसर आता है आपका 0.45। अगर आपको ये चीज कैलकुलेशन नहीं समझ आई है तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ परसेंटेज इन स्टैटिस्टिक्स, कि हमारा स्टैटिस्टिक्स में परसेंटेज का क्या यूज है। तो फर्स्ट हमने निकाला था टू कैलकुलेट अ गिवन परसेंटेज ऑफ अ नंबर। एक नंबर की परसेंटेज कैसे निकालना है। सेकेंड, टू कैलकुलेट व्हाट परसेंटेज वन नंबर इज ऑफ अनदर नंबर, कि एक कोई नंबर है वो किसी दूसरे नंबर का कितना परसेंट है। थर्ड, टू डिटरमाइन अ परसेंटेज ऑफ द टोटल फॉर्म ऑफ फ्रॉम अ सीरीज ऑफ नंबर। अगर आपके पास सीरीज ऑफ नंबर दे रखी है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि हर एक नंबर टोटल का कितना परसेंट है। फोर्थ वन इज टू कैलकुलेट द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच का परसेंटेज डिफरेंस कैसे निकालना है। फिफ्थ, टू डिटरमाइन द होल नंबर। अगर आपको कुछ नंबर दिया है किसी परसेंटेज का तो उसका होल नंबर कि वो टोटल कितना था वो भी हम निकाल सकते हैं। सिक्स्थ, टू कंपेयर अ नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। अलग अलग चीजों को हम कंपेयर कर सकते हैं परसेंटेज की हेल्प से। तो इस तरह से हमारे ये यूजफुल होता है। उसके बाद हमने इसकी एप्लीकेशन देखी। एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज इन रिसर्च। हमारे रिसर्च में इस परसेंटेज की क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट है यूजिंग परसेंटेज टू कंपेयर इंफॉर्मेशन। चीजों को कंपेयर करने में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। तो देखिए जैसे आपको एक एग्जांपल लिया हुआ था, एक टेबल लिया हुआ था हमने, ईयर 2001 और 2002 में जो आपकी एलपीज हैं, कैसेट्स हैं, सीडीज हैं, सिंगल्स हैं और टोटल ये सारी सेल है दोनों ईयर में। अभी देखिए इस टेबल से आपको कंपेयर करने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है, लेकिन जब हम सारी चीजों को परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं तो ये सारी चीजें कंपेरेबल हो जाती हैं इजिली। सेकेंड इज कैलकुलेटिंग परसेंटेज चेंज। चीजों में कितना परसेंटेज चेंज आया है उसको भी हम इससे कैलकुलेट करते हैं। एंड थर्ड वन इज कैलकुलेटिंग परसेंटेज इंक्रीज और रिडक्शन। कैसे हम कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, कितना फॉल हुआ है, कितना रिड्यूस हुआ है, ये सारी चीजें हम परसेंटेज का यूज करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका हेल्प करता है परसेंटेज आपका हमारे डाटा को एनालाइज करने में। सो ये थी इसकी एप्लीकेशन। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं, हम इसको इस वीडियो में
देखेंगे। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। व्हेन अ टीचर विशेस टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, अगर एक टीचर अगर छोटे से स्टूडेंट्स का ग्रुप है उसको मेजर करना चाहता है, उनकी परफॉर्मेंस को, हम स्टूडेंट को ले रहे हैं 10 to 20 एक सब्जेक्ट में, सो ही कैन इजली read the individual score and have an idea about the performance of the class or individual student। तो देखिए अगर 10 से 20 बच्चे होते हैं तो जो टीचर होता है वो इजीली कंपेयर कर सकता है बच्चों की परफॉर्मेंस को। वो क्या करेंगे, अलग अलग बच्चों के मार्क्स को देख सकते हैं, उन्होंने कितना स्कोर किया है उसको देख सकते हैं। लेकिन बट इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास बच्चों की जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू हैव एन आइडिया अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स और ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट क्विकली बाय रीडिंग द स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन द टेस्ट। तो अब बच्चों ने कितना स्कोर किया है, अगर बच्चे हमारे पास ज़्यादा हैं तो उसको मेज़र करने में, उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करने में काफ़ी टाइम लग सकता है, तो ऐसे हम कर नहीं सकते हैं। सो व्हेन डीलिंग विद लार्ज नंबर ऑफ केसेस, अगर हमारे पास नंबर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, स्पेशली व्हेन सर्टेन स्कोर्स आर शेयर्ड बाय सेवरल पर्सन्स, अगर काफ़ी सारे पर्सन अपना स्कोर को प्रेजेंट कर रहे हैं, सो द अर्थमेटिक में बी सिंप्लीफाइड बाय मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसको इजी कैसे बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से। सो अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज मेरली अ मेथड ऑफ अरेंजिंग स्कोर्स इनटू ग्रुप्स और क्लास इंटरवल्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्कोर्स को ग्रुप्स और क्लास इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। इट मे बी कंसिडर्ड एज मेथड ऑफ presenting a collection of groups of scores in such a way as to show the frequency in each group of score or class। तो हम जो बच्चों की स्कोर हैं उसको ग्रुप्स की फॉर्म में, क्लास इंटरवल की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं और उसको इजीली समझ सकते हैं। सो अब हम देखेंगे कि कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करना है। सो देखिए टेबल 6.1 अचीवमेंट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ सब्जेक्ट। तो 50 स्टूडेंट्स ने अपने एक सब्जेक्ट में अलग अलग स्कोर किया है, आप देख सकते हैं। तो अब इसको कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हम इसके रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो देखिए फर्स्ट है आपका स्टेप है टू अरेंज द स्कोर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डाटा दिया हुआ है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में लगाएंगे। सो देखिए ये है आपका टेबल 6.2। इसमें हमने क्या किया, जो हमारे स्कोर थे उसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर है 72 एंड सबसे छोटा नंबर है 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू डिटरमाइन द रेंज। रेंज कैसे निकालते हैं, सो रेंज निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, हाईएस्ट स्कोर में से लोएस्ट स्कोर को माइनस कर देते हैं। तो देखिए इस डाटा से आपको इजीली पता लग जाएगा कि हाईएस्ट क्या है 72, लोएस्ट क्या है 4। सो रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, सो 72 माइनस 4 इज इक्वल टू 68। नेक्स्ट टू डिटरमाइन द क्लास इंटरवल। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि हम क्लास इंटरवल को कैसे डिटरमाइन करेंगे, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितने होंगे। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो है आपका नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज इक्वल टू रेंज ऑफ स्कोर्स और अपॉन में साइज ऑफ क्लास इंटरवल। हमारी रेंज क्या आई है स्कोर की, जैसे हमारे पास रेंज आई है 68 इस केस में, तो इसलिए इसका रेंज ऑफ स्कोर इधर 68 लिखेंगे और हम उसका साइज कितना चाहते हैं क्लास इंटरवल का, हमने सपोज कर लिया 5, सो 68 अपॉन 5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13, 14, 15। क्योंकि देखिए इसको एग्जैक्ट हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो इसलिए आपका ये नंबर आ सकता है। तो उसके बाद जब हमको ये पता लग गया कि हमारे क्लास इंटरवल कितने होंगे, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल कितने होंगे, तो अब हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल को बनाएंगे। तो सबसे पहले तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से 4, क्योंकि हमने 5 का इंटरवल लेना है। सो 0 से 5, 4, 5 से 9, 10 to 14 एंड अप टू सो ऑन
60 to 64, 65 to 69 एंड 70 to 74। तो हमने इसमें 5 का डिफरेंस लिया हुआ है। नेक्स्ट फोर्थ आपका पार्ट है टू टेबुलेट द स्कोर। अब इस जो भी हमारा स्कोर आया है उसको टेबल की फॉर्म में लिख देना। टेबुलेट करेंगे, हमने टैली मार्क्स किया हुआ है। तो देखिए आपके पास ये इंटरवल बने हैं। पहले देखिए काउंट कर लेते हैं इंटरवल कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपके पास क्लास इंटरवल बने हैं 15। जब हमने इनको टैली की फॉर्म में लिखा, काउंट किया, 70 to 74 स्कोर कितने बच्चों का है? 1, एक बच्चों का। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 1। इसी तरह से हमने सबको काउंट कर लिया और हमारे पास ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ गई कि कितने बच्चों ने इस स्कोर में कितने बच्चों ने इतना स्कोर किया है। 65 से 69 2 बच्चों ने स्कोर किया है। 60 to 64 2 बच्चों ने स्कोर किया। इसी तरह से हमने सारा कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल इसमें बच्चे कितने आ गए? 50। हमारे पास 50 स्टूडेंट्स थे। उसके बाद मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग द लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल। तो हमने ये देखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम कैसे बनाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल है वो कैसे हम डिस्क्राइब करते हैं। तो देखिए लिमिट करने के लिए हम डिसाइड करते हैं, पहला है आपका एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड में क्या होता है? ये होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है। देखिए जैसे कि आपका इंटरवल दे रखा है 45 to 50, सो स्कोर 45 विल बी इंक्लूडेड इन द क्लास 45 to 50। तो देखिए अगर ये एक्सक्लूसिव मेथड है तो इसमें आपका जो इंटरवल है 45 to 50, इसमें 45 इंक्लूड होता है, लेकिन 40 to 45 में 45 इंक्लूड नहीं है। मींस जो लोअर लिमिट है वो आपकी इंक्लूडेड होगी, लेकिन 40 जो आपकी अपर लिमिट है वो इंक्लूडेड नहीं होगी। मींस हम इसको देखिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके पास 40 45 ये आपके पास क्लास इंटरवल है। तो इस केस में जैसे हम ये ले रहे हैं, ये लोअर लिमिट है आपकी और ये अपर लिमिट है। तो एक्सक्लूसिव मेथड में जो आपकी लोअर लिमिट होती है वो इंक्लूडेड होती है और जो अपर लिमिट होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती है। अब देखिए इसमें 40 इंक्लूडेड है। नेक्स्ट जैसे देखिए 40 आप इसको देखेंगे 35 to 40, इसमें जो आपका 40 है ये इंक्लूडेड नहीं है। तो इसलिए हम एक्सक्लूसिव मेथड में सिर्फ अब लोअर लिमिट को काउंट करते हैं। इसके साथ ही आगे चलते हैं इंक्लूसिव मेथड। सो इंक्लूसिव मेथड क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि इंटरवल है आपका 40 to 44, मीन्स दैट दिस इंटरवल बिगिंस विद स्कोर 40 एंड एंड्स विद स्कोर 44। इसका मतलब क्या है? जो आपका क्लास इंटरवल 40 to 44 है, इसमें 40 से स्टार्टिंग होती है और 44 पर ये खत्म हो जाता है। इसका मतलब इसमें दोनों ही इंक्लूडेड है। तो जैसे आपके पास ये 40 to 44 का नंबर है, तो इसमें 40, 41, 42, 43 एंड 44 ये सारे नंबर इंक्लूडेड होंगे। ये है आपका इंक्लूसिव मेथड। नेक्स्ट है आपका ट्रू और एक्चुअल क्लास लिमिट। सो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट एंड ऐड 0.5 टू द अपर लिमिट। तो इस केस में हम क्या करते हैं? ट्रू और एक्चुअल क्लास लिमिट निकालने के लिए हम जो हमारा क्लास इंटरवल है जैसे 40 to 44, लोअर लिमिट में 0.5 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 44 में इसमें 0.5 प्लस कर देंगे अपर लिमिट में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 39.5 माइनस करने पे 44.5 प्लस करने पर। तो ये है आपका ट्रू और एक्चुअल क्लास लिमिट। तो अब देखिए, अब हम इन तीनों मेथड का जो हमने किए इसका एक टेबल फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट एक्सक्लूसिव क्लासेस में हमने देखा, देखिए इसमें जो लोअर लिमिट होती है वो इंक्लूडेड होती है, अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती है। इंक्लूसिव में जो दोनों लिमिट है कि दोनों ही इंक्लूडेड होती हैं, और ट्रू और प्योर क्लासेस में इसमें हम 0.5 माइनस करते हैं, 0.5 प्लस करते हैं। सो ये आपके 3 मेथड हैं हमारे क्लास इंटरवल को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट है आपका मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल।
क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो देखिए पहला तो मेथड है आपका मिड पॉइंट निकालने का, ये आपका फॉर्मूला है लोअर स्कोर ऑफ द इंटरवल प्लस अपर स्कोर माइनस लोअर स्कोर अपॉन 2। तो जैसे कि आपको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कि आपको मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट तो आपको क्लास इंटरवल दे रखा है 55 to 59। सो सबसे पहले लोअर स्कोर ऑफ द इंटरवल, लोअर स्कोर इसका कितना है 55 है, सो इधर लिखेंगे 55। आगे है आपका इधर प्लस है, इधर प्लस लिख देते हैं। अपर स्कोर माइनस लोअर स्कोर, सो अपर स्कोर क्या है 59 माइनस लोअर स्कोर कितना है 55 अपॉन 2। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे ये आपका हो गया 55 प्लस 4 अपॉन 2, 55 प्लस 2, सो ये आ गया आपका 57। तो ये आपका मिड पॉइंट आ गया 57। ये आपका पहला फॉर्मूला है मिड पॉइंट निकालने के लिए। उसके बाद जैसे कि आपके पास इंटरवल दे रखा है 54.5 59.5, इसका मिड पॉइंट देखिए इन्होंने ऐसे ही निकाला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे आपका आएगा 5/2। 5/2 को हम लिख सकते हैं 2.5, दोनों को प्लस करेंगे 57। दोनों आंसर में हमारा आंसर सेम ही आ रहा है दोनों पार्ट में। नेक्स्ट, तो इजिली हम इसको एक फॉर्मूला है हमारे पास मिड पॉइंट निकालने का, हाईएस्ट स्कोर प्लस लोवेस्ट स्कोर अपॉन 2। जैसे कि आपके पास इंटरवल दे रखा है 55 to 59, सो देखिए अपर स्कोर क्या है 59 प्लस लोअर स्कोर क्या है 55 अपॉन 2, दोनों को प्लस किया, आंसर क्या है 55। ये आपका इंक्लूसिव सीरीज के लिए है। एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए 60 - 1 प्लस 55 अपॉन 2, आंसर आपका सेम ही आएगा। और एक्चुअल सीरीज के लिए आपने कैसे निकालना है, जैसे 59.5 प्लस 54.5 अपॉन 2, आपका आंसर 57। तो ये निकालने का तरीका है आपका मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हमने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने स्टडी किया अच्छे से। इसको हमने देखा, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, टेबल कैसे फॉर्म करना है, अलग अलग टेबल कौन कौन से टाइप के होते हैं, और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं।